famous quote. Yeah. So errors like straws, they flow upon the surface. He who would search for pearls must dive below. I think इस कोटेशन का जो हिंदी में अगर आप देखें तो एक हमारे यहाँ भी है एक दोहा कि जिनको मोती ढूंढने होते हैं उनको समुद्र के अंदर जाना पड़ता है, और मेरे ख्याल है हम सभी उसके बारे में जानते हैं। तो कहने का मतलब है कि गलतियां तो इधर उधर तैरती रहती है, अगर आपको उनको ठीक करना है तो थोड़ा डीप में जाने की जरूरत है, थोड़ा सा आपको उसके अंदर खोज करने की जरूरत है। ऐसा ही एक और एक फेमस कोटेशन है रिचर्ड फिनमैन, जो कि बहुत ही जाने माने फिजिक्स के ये माने गए हैं, जिनको नोबेल प्राइज भी मिला, पर्टिकुलरली नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में जब बात होती है तो उनका नाम सबसे पहले आता है। आई कैन लिव विद डाउट एंड अनसर्टेनिटी एंड नॉट नोइंग। मैं ये सब कर सकते हैं अनसर्टेनिटी के साथ में, डाउट के साथ, शक के साथ, और बिना जाने रह सकते हैं। आई थिंक इट इज मच मोर इंटरेस्टिंग टू लिव नॉट नोइंग देन टू हैव आंसर्स दैट माइट बी रॉन्ग। मतलब ऐसी चीजें जो आप नहीं जानते उसके साथ जीना आसान है और ज्यादा शायद इंटरेस्टिंग भी हो, बजाय इसके कि आप जानबूझ के कोई ऐसी चीजें जाने जो गलत है। ये रिचर्ड फिनमैन साहब ने कहा है, और ये हमारे मेरे इस लेक्चर के साथ में काफी अच्छे से बैठता है। अब हम जाते हैं अपने लेक्चर की तरफ, और ये है व्हाट इज मिसकंसेप्शन। सो देयर कैन बी वेरियस डेफिनेशंस। फैक्ट्स अवे फ्रॉम कॉमन परसेप्शन, जो हम देखते हैं, जो जानते हैं, जो सुनते हैं, उससे हकीकत कहीं और अलग होती है। दैट कैन आल्सो बी वन कॉज फॉर मिसकंसेप्शन। साउंडिंग करेक्ट बट मिसलीडिंग, एज आई टोल्ड रिले scattering when he explained why see blue because of the reflection, तो लगता था कि ये ठीक है, देखने में भी ठीक लगता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो देखने में ठीक लगती हैं लेकिन गलत हो सकती है। कभी कभी इनसफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग विद करंट साइंस, जो हमारे पास उपलब्ध है, जितनी भी जानकारी उपलब्ध है, वो शायद एक्सप्लेन करने में सफिशिएंट नहीं होती। इसकी वजह से भी हमें मिसकंसेप्शंस पैदा हो सकते हैं, भ्रम पैदा हो सकते हैं। और सबसे बात यह है कि अगर मैं अब जब आपको एक अपनी स्लाइड वगैरह दिखाना शुरू करूंगा तो आपको लगेगा कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो 100 साल से चली आ रही हैं फिजिक्स में पर्टिकुलरली, फिर भी हम उनको आज भी पढ़ते हैं और पढ़ाते भी हैं। तो यहाँ मुझे लगता है कुछ टीचर्स भी होंगे, प्रोफेसर्स भी हैं और स्टूडेंट्स भी हैं, बट लेट मी मेक इट वेरी क्लियर। माई आइडिया इज टू अराउज क्यूरियसिटी। आई वॉन्ट पीपल टू आस्क क्वेश्चंस. It's not that you should write whatever I am going to say, but you need to give a thought. आपको ये सोचना जरूर है कि जो मैं बता रहा हूँ उसके ऊपर क्या ये सही है या गलत है, या हमने क्यों नहीं इसके बारे में सोचा है। एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है, मेरे ख्याल आप सभी जानते भी हैं। हम एक कैंडल लेते हैं, एक ग्लास लेगा, एक प्लेट लेंगे, उस प्लेट कैंडल को जला के प्लेट में थोड़ा पानी भर के और हम उसके अंदर एक ग्लास को उल्टा करके रखते हैं। थोड़ी देर में कैंडल बुझ जाता है, ये आप सभी जानते हैं। ज्यादातर हम स्कूल में पढ़ाते हैं कि ये इसलिए होता है कि सारी जब ऑक्सीजन जल जाती है तो कैंडल बुझ जाती है, बिकॉज उसको जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और उसके बाद जो जगह बनती है उसमें पानी ऊपर चढ़ जाता है। और ये मेरे ख्याल है बहुत सालों से पढ़ा है, हमने भी पढ़ा है, मेरे ख्याल है हो सकता है आप भी आज भी पढ़ते होंगे। लेकिन इसके बारे में काफी कुछ कहा गया है, बहुत सारे साइंस कम्युनिकेटर्स ने भी बोला है, और एच.सी. वर्मा ने तो इनके ऊपर काफी कैलकुलेशन करके भी दिया है। जो इंटरेस्टेड है इसमें ज्यादा जानने के, वो उनके वेबसाइट पे जाके उनका लेक्चर सुन सकते हैं कि पूरा बुझने के बाद भी उसके अंदर काफी ऑक्सीजन की मात्रा रहती है। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो इसके रिलेटेड हैं, देखते हैं क्या क्या है। जो कहा है वो मैंने आपको बताया कि कैसे बुझ जाती है, और ये ऑक्सीजन के बारे में कि 1/5 ऑफ ऑक्सीजन है। लेकिन अब सोचने की बात यह है कि जो उसकी फ्री ऑक्सीजन है वो जल जाएगी तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी रहता है। अगर आपने कैंडल की फ्लेम के बारे में स्टडी किया हो तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है। कुछ जो स्टीम बनेगी वो कंडेंस होगी, वो पानी के तौर पे चली जाएगी। तो इन चीजों के बारे में हमने तो कभी बात नहीं किया उसके बारे में। और ऑब्जर्वेशन क्या है, अगर आप इस एक्सपेरिमेंट को नहीं किया है तो एक बार दोबारा करके देखें, और ये ध्यान दें कि क्या पानी एकदम से चढ़ता है या धीरे धीरे, क्योंकि ऑक्सीजन तो ग्रेजुअली जलती है और बत्ती जो बुझती है कैंडल वो भी बहुत धीरे धीरे बुझती है, लेकिन पानी आप देखेंगे एकदम लास्ट में अचानक से चढ़ता है।
ये ऑब्जर्वेशन आपको देखने की जरूरत है। एज द गैस इनसाइड द ग्लास इज हीटेड, आप जब उसको ग्लास को उल्टा करके रखते हैं तो उसके आसपास की जो गैस गर्म होती है, वो गर्म होकर आप जानते हैं थोड़ा प्रेशर बढ़ेगा, तो प्रेशर बढ़ने से वो गैस तो निकल के जाएगी। इसका मतलब है जितना एक्चुअल होता है उससे कम, और वो जो गर्म गैस होती है बाद में वो कंडेंस होगी। कंडेंस होने के बाद में वैक्यूम जैसा क्रिएट होगा। Some hot air is also caught in the glass already as it is lowered towards the candle. Now when the gas cools हो, एयर प्रेशर डिक्रीज, हम सभी जानते हैं जैसे ही ठंडी होगी सिकुड़ेगी तो उसके अंदर एयर प्रेशर जो है थोड़ा कम होगा और तब पानी उसमें एकदम से चढ़ता है। ये चीजें हमने कभी उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, हमने जो भी पढ़ाया गया हमने ये मान लिया कि हाँ इसमें एक 5 भाग मतलब जो हवा में एक 21% जैसे हम कहते हैं ऑक्सीजन होता है, तो लगभग 1/5 ऑक्सीजन है। अब इसमें ये बात उठती है, अगर हम इसी एक्सपेरिमेंट को घर में कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। मान लीजिए मैं 2 कैंडल लगाऊं, मान लीजिए मैं 3 कैंडल से करूं और मैं 4 कैंडल से करूं, क्या पानी उतना ही रहेगा या पानी दोनों के केस में अलग अलग होगा? मान लीजिए मैं 2 कैंडल लगाता हूं तो आप देखेंगे पानी ज्यादा चढ़ा। पानी ज्यादा चढ़ा तो क्या ऑक्सीजन पहले में कम थी या पहले दूसरे में? क्योंकि ऑक्सीजन तो फिक्स है। तो ये क्वेश्चंस हमें पूछने की जरूरत है, और हम ये जो पढ़ाते रहे हैं क्या अब उसके साथ हमें कंटिन्यू करना चाहिए या हमें अपनी टेक्स्ट बुक्स में मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है? क्योंकि ये एक मिसकंसेप्शन है। आप 2 और 3 लगा के देखिए, आपको पानी का लेवल एकदम से अलग दिखाई दे। और ये एक्सपेरिमेंट आप घर में कर सकते हैं, इसके लिए आपको बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट या लैब में जाने की जरूरत नहीं है। घर में सभी के मोमबत्ती रहती है और प्लेट भी रहता है, ग्लास भी है, पानी भी है, तो करके देखें। दैट इज द ब्यूटी ऑफ साइंस, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड बाय डूइंग इट, बिकॉज इफ यू जस्ट रीड दैट बुक्स the same mistakes will be repeated for years. So that was my first experiment which I have shared with you about the misconception. I will go to the next one. The next one is water jets from hole in a container, which will go the farthest. I will show you some photograph. You can see, I think on my screen there are 2 photographs. One of them is from a textbook in the year 1914. Now we are in 2021, and still in many of the physics book or in textbook in schools you will find that the lowest one that goes the farthest, that is normally shown in both of them. Another one is 1911, which is more than now 110 years. What is said, well-known experiment, most of the time it's shown wrong in many textbooks. Generally it is shown that the water from the lowest jet reaches farthest. How many of we have done this experiment? Because it is written, it is being taught, we always accept that whatever has been written, it is correct. I will request all these experiments you can try to at home or maybe in your college or in your lab. You will enjoy doing this. But what happens, there are 2 ways of doing experiment. You know, in experiment sometimes we change the parameters and try to find out what can be the best one. The correct explanation, it should be, if we maintain the level of water, say for example whatever bottle or tube or this jar you are using, if you connect it to a water container in such a way that level of water will be maintained always, and you have 3 holes, then you will be surprised to note that the middle point of the cylinder or this jar, that jet will be the farthest one. This can be proved mathematically, and when you prove mathematically, perhaps it is not wrong also. Let us see. Quickly I will go through, because you need not to bother much. If required, I will share it with Ravindra sir, this presentation, and those who are interested, there is no copyright as such, they can go through this and send their comments also. It is just a mathematical calculation which shows depth of hole, right side on that you can see the picture, the height h, capital H. Basically what I want to find out is, in projectile motion you have seen when something goes from the orifice, what will be the horizontal range? Maximum horizontal range means that will be the farthest. So this calculation shows h minus h, you can see it is half gt square. This is very simple formula of kinematics, which is s is equal to ut plus half at square. Because initial velocity is 0, so the first term will be 0, half gt square, and we have placed the terms. What is the h? H is the height, because h minus h that remains, and small h is the means hole from the top.
then you find what will be the time taken by this to reach the ground, which comes, and then the maximum distance, that is r, which is shown by capital R. Obviously that will be velocity and the time taken, so that will become the distance traveled by that. If we go to the second page, I don't know among these students how many of, but if you go to the integral calculus, differential calculus, there is one term called maximum in our normally taught in mathematics under in BSc final year, I believe, maybe second year or final. So to find a maxima, you take the derivative of that and equate it to 0. And here it is clearly shown that the h, with small h, which is the middle point I have taken, that becomes h by 2. So the R to be maximum means the range of water which will touch the ground. This to be maximum, hole must be in the middle of the wall of cylinder. It should be. And let me tell you, we have done this experiment successfully in our lab, and it is correct. We have done, if those who are interested, maybe I can share the video, we have done this, but I will request the students to do it, and then maybe they can publish it also. They can show it to others that whatever we have been doing. Yes, if you don't maintain that, then, and there are many holes, the level means horizontal range of different holes, that will change, keep on changing. But that the condition which met, h is equal to h by 2 from the water column, that will always be correct. So whatever will be the way, that's why it will keep on changing. So actually these are experiments which we never do in lab, because it is already given in books. We assume that they are correct, but they are not. So this was the second one, and they are all common. This is third one. I move on to ice skates melt the ice on surface by pressure. You know, ice skating, when we do, generally it is said, because why we are able to move? Because of our pressure, the ice melts, and that's why, because it becomes easier to move, so they can move on that. But there are certain questions on that. Ice melts under pressure, that is normally said. Is friction low because ice melts under pressure? Normally it is said, yes, friction becomes low, that's why we are easily able to glide on the ice easily. And a very common example, I think all of you are aware, a wire and two weights. Means you take कोई एक धागा लेके या कोई एक तार लीजिए, एक तार के दोनों तरफ कुछ वेट बांधिए और उसको एक आइस क्यूब पे डालिए, थोड़ी देर में देखेंगे आप वो आइस क्यूब में से पार हो जाता है और आइस जो है वो ब्रेक नहीं होती. हमने ये एक्सपेरिमेंट भी पढ़ा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कितने लोगों ने इसे करके देखा. Pressure effect. And now there are some questions. That is what we need to ask. What pressure affects melting point, but weight due to skates. You know, when you are using skates, it may its surface area is much more, and you know, pressure is force per unit area. So what happens if you have more area? What will happen to the pressure? Pressure will be less. But we say it is more pressure, then only it should melt. If pressure is less, then why does it melt? So there is another question. Melting is, you are doing this experiment at room temperature. We never pay attention to that. Are we doing in a maybe like 0 degree centigrade temperature or very close to freezing point? No, we are doing in a room temperature where the temperature is somewhere around say 27, 20 or 30 degrees centigrade or so. And you are using a wire. Have we changed the parameter? Like, can we do it with a insulating material? Can we do it with plastic? Can we do it with a thread? And then different parameters can be noted. I have read somewhere that research shows that we don't know because of what reason, but if you observe the ice under a microscope or a good microscope, I should say, then you will find on the top of ice, there is always a small layer of say 100 molecule thick or so water layer that remains. So whether it is completely not freezing, because when you touch, if it is totally frozen, you know, sometimes frostbite happens. So if you don't, maybe your finger you are touching, so some heat is passed on, it gets melts, and then again it will, when the temperature is equal, perhaps then only. Otherwise, your finger will also get stuck to that. Sometimes it happens when you are having maybe a ice candy or something, and your jeep means your tongue get stuck to that.
जीभ चिपक जाती है उसके साथ, जिसको फ्रॉस्ट बाइट कहते हैं। तो ये एक अनदर क्वेश्चन है, एक्सपेरिमेंट है। क्या हम इस एक्सपेरिमेंट को ऐसे कर सकते हैं कि उसको हम फ्रीजर में रख दें, डीप फ्रीजर में, और फिर करके देखें और क्या ये ऐसा होता है? तब हमें ये पता चलेगा कि हमें वो पैरामीटर्स शायद एबोलिश करने चाहिए उसमें से, जो हमारे एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स को प्रभावित कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। तो ये तीसरा एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो हम पढ़ाते आ रहे हैं, पढ़ते भी आ रहे हैं, पर हमने इसकी वास्तविकता के बारे में ज्यादा कभी सोचा नहीं। चलिए और एक आगे जाते हैं। जनरली सेड लाइट फ्रॉम द सन इज पैरेलल, लिखते भी हैं हम किताबों में, कई बार फोटो भी दिखाते हैं। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, दो तरह के आपके फोटो दिख रहे हैं। लेफ्ट साइड में जो है उसमें काफी शार्प आपका हाथ का इमेज दिखाया है, which is generally wrong in terms of physics, because साइंस में, फिजिक्स में हम कहते हैं we should be precise, we should be concise, and we should be straight to the point, because that is what we have been told. राइट साइड में जो दिखाया है वो थोड़ा बेटर है, क्योंकि सन जो है इट इज लाइक ए डिस्क, इट इज नॉट ए सिंगल पॉइंट सोर्स, जो फिजिक्स में जैसे हम पढ़ाते हैं। सो इट इज ए ह्यूज, मच बिगर देन अर्थ, 109 Earth can be placed side by side, that become the Earth's disk, sun disk, which is visible to us. So it is giving not parallel light, but it is something, many lights which are coming. It is not perfectly parallel. So imagine if sun light would have been parallel coming to the Earth, what could have been the consequences? There are some amazing one. Let me tell you one by one. Sun would look like a very bright point if they are parallel. You can check laser beam. Laser is parallel coherent beam. How bright it appears, because it is concentrated light. Shadows on ground would lack penumbras and be almost perfect sharp. अगर होता जैसे लेफ्ट साइड में जो पिक्चर में दिखाया था, अगर पैरेलल लाइन होती तो सबसे अच्छा है कि हमें पेनम्ब्रा मिलते ही नहीं। पेनम्ब्रा नहीं होता तो आप जानते हैं एक्लिप्स नहीं होते। पेनम्ब्रा में जो हमारे पार्शियल एक्लिप्स होते हैं वो होते ही नहीं, और इमेज बहुत शार्प होता है, जैसे स्कैटरिंग बिल्कुल नहीं होगा, और इतना शार्प होगा कि ऑन ऑफ स्विच की तरह ऑन ऑफ होना शुरू हो जाए, इस तरह का दिखता। विदाउट द पेनम्ब्रा डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट भी हमें दिखाई देती, जो हम देख सकते हैं, बेंडिंग ऑफ लाइट्स अराउंड द कॉर्नर्स। At nightfall, the advancing shadows of distant mountain. Well, these are imaginary. At the time of eclipse, you have seen there are some shadows which are moving, and you can see them traveling on Earth, which are very frightful, I should say. So similar kind of things you could have observed at the time of sunset or sunrise. Then brilliant point like sun would not gradually sink. क्या होगा? एकदम से बंद हो जाएगा, एकदम से नीचे जाएगा अगर ये पॉइंट लाइट या पैरेलल लाइट हो। तो इट इज दिस, because of this we can see, actually if you read maybe in your physics books you might have read, sun sets, but we can see even after up to 2 minutes or so, even after it sets, because of the atmosphere, because of the scattering or bending of lights. Another one, yeah, I told you, solar lunar eclipses, they would lack penumbra, so partial will not be there. Looking at the sun might burn your retina. Our eyes, they have a strong lens, and this everybody has done that. बचपन में या कभी भी लेंस मिलता है तो हम क्या करते हैं, सूरज की तरफ करके उसको कागज जलाने का या घास पत्ते जलाने का, ये सब तो हम लोग ऐसी छोटी छोटी शरारतें तो हमने सबने किए हैं मेरे ख्याल है, जो लोग साइंस से जुड़े हैं या जिनके भी हाथ में लेंस आया है। कई बार तो दूसरे के, मतलब कभी कपड़ा भी जलाते हैं, तो गरम गरम उसमें कंसंट्रेट करके हम लोग करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कॉजेज हैं जो होते हैं। हमारी आंख जल जाती है अगर हमारा रेटिना पे, अगर हम सूरज, जैसे एक फिल्म में दिखाते हैं कि आप सूरज की तरफ देख के करते हैं ना, पढ़ते हैं आंख खोल के सूरज से आंख मिला के बाद, वी शुड नेवर बी डन, बिकॉज अगर वो पैरेलल लाइट होगा तो वैसे भी हमारे लिए खतरनाक है। और हम बोलते हैं जैसे टेलीस्कोप में, इसमें तो कभी भी देखना ही नहीं चाहिए सूरज को, क्योंकि इतनी कंसंट्रेटेड लाइट होगी कि आपकी रेटिना पूरा बर्न हो सकता है। तो इस तरह का बहुत सारे ऐसी चीज है। ट्राई गोइंग, ओके, आई विल जस्ट मूव टू द नेक्स्ट वन। Lifting force of an airplane. Again, most of them are from physics because my background is physics, so you can say, but I will come across a couple of them from other field as well. This is another one, lifting force of an aeroplane. Most of the textbook, they have given one explanation that wings of aeroplane,
They are particularly in a particular shape, which is called aerofoil. And when light means air, they strike them on the top of wing, the air moves faster. It has to move faster, and below that, it remains slower, as you can see here. On left side, it is clear. When air is moving straight below the wing, aerofoil. On top, it is curved. And generally, it is written that the top of means on top of aerofoil, the air has to move faster because it has to catch with the lower side. So it has to move faster, means speed will be more. If speed is more, pressure will be less. We know all Bernoulli's principle you have read. So that is the explanation here. But we never ask question. How does air come to know that they are on the top of the aerofoil, or which air is on top and which is on below of the aerofoil? How does air come to know? Who tells air that you are on top, so you have to move faster so that you can catch on the other part of air which is moving from the below? But fact of matter is, I already told you, but some questions you have seen. If you fly, you have seen many of aero shows or maybe on TVs, or some of you might have visited that also. Now aerobatic means acrobatics, planes are doing a lot of exercise, and they are showing during aero shows a lot of what do you call different kind of say they are moving down or going left, right, move, lot of things. What happens if they are moving upside down? If say wing it is upside down, then what will happen? It should come down. No, it doesn't happen. What about balancing of momentum in vertical direction? Means if you know some planes, if it is going vertical, what will happen? If something goes up, what will go down? Because if okay, it is moving like this, we can say, but if it is like this, then whether the plane goes this or that way, but it is going upward. So what happens in that case? We need to think. If you have got an opportunity to see a plane, अगर आपने कभी उनको नजदीक से जाके देखा हो, तो कुछ प्लेन ऐसे भी होते हैं जिनके विंग्स दोनों तरफ से एक जैसे ही होते हैं. जैसा आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, दोनों तरफ सेम टाइप का विंग होता है. तो उस केस में बैलेंस जो प्रेशर डिफरेंस है वो किस तरह से क्रिएट होगा, ये हमने नहीं सोचा. तो देयर आर दोज हु हैव सीन प्लेन फ्लाइंग or boarded the plane, or maybe you are sitting on a seat which is just above say wings or near the wings, you can find lot many question means answers to that. In fact, there is a big article written on this. It is not only Bernoulli's principle, it is Newton's third law as well, and there is one more which is called quanta effect, which is responsible particularly for this. And there is another experiment similar kind you might have done. You take a tennis ball, put it on jet, that also is showing that it is Bernoulli's principle. So those things are still to be investigated. Are they really Bernoulli's principle, or there is something else which can explain it better? In science centers we have done this explanation. We have done some experiments also and placed in our exhibits or means galleries, which normally shown to the public. Helicopter do push down air, that we know, because they are pushing down, so it goes. So that is Newton's third law. To every action there is equal and opposite reaction, but still their wings are at some angle, like our fans also. In our ceiling fan, the wings, if you make them straight, what will happen? They are always at some angle. So these are the questions we need to ask. These are, I think, they are the misconceptions. And why they are going? Because it's written in the books and we have blindly accepted that. But still, sometime perhaps till they are changed, perhaps you will all have to write in your exams that way, because that is the part of our education system. Okay, so Bernoulli's equation exert a pull over the air just above the wings, causing additional pull. This is one of the reason, but not the only reason for flying of the planes. So that was another one which I wanted to share. Okay, the next one is from optics, and many of you have come across two prisms gave back white light. The experiment is shown something like this. You have one prism, you have a beam of light, white light. When it goes, the dispersion happens, and then it gets split into 7 colors, Vibjor, which is very famous. But some books says if you invert the prism and put those 7 colors to that,
white light will come. I don't know why we can say that, because how does prism will come to know which kind of it is? What is light? Light has some color, that is characteristics of the wavelength. It is not that light, it is electromagnetic part of electromagnetic spectrum. How does prism will come to know whether it is infrared or it is visible light? Something falls on it, it will behave like depending upon its wavelength, dispersing formula. Why that it will see that they are, because they are in different color, I have to combine them to make it white again? No, it doesn't happen. And inverted prism, how a prism will come to know that I am upside down? No. So slightly better picture is shown over there, that if you have a white light, 3 prisms, if you use in between 2, then there will be a dispersion. The third one is much better. You can collimate them using a convex lens, that we are already doing. So they will come together, because you know, there is called something called chromatic aberration. The lens also has that problem, because if white light passes through that, there is a different bending because of it, this different dispersive power, which is connected to, I think, wavelength. So that is another thing. Nowadays I don't know whether it is there part of the textbook or not, but when we were in schools, we have read that. So I have included this also in this particular series of lecture. Okay. Another one is from chemistry, you can say, or a general one. Moist air is heavier or lighter than a dry air. Generally, it is said, you know, a very popular explanation. समुद्र शाम के समय समुद्र में से जो ब्रीज चलती है और दिन के समय जो चलती है, तो जब समुद्र से चलती है, दिन के समय रेत जल्दी गर्म होता है, पर्टिकुलरली रेगिस्तान के एरिया में, तो हवा गर्म होके हल्की हो जाती है, नमी जहां होती है वो हवा भारी होती है। तो थोड़ा सा इसके बारे में ये करते हैं, कैलकुलेशन करके देखते हैं। आप आने वाली जो स्लाइड्स है, अब स्लाइड की तरफ इतना ध्यान ना दें, पर जो मैं बोल रहा हूं उसको थोड़ा सा करें, बाद में आप खुद करके देखें। क्या है हवा में, क्या क्या चीजें हैं? नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ट्रेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, बहुत ट्रेसिस में, बट मेजोरिटी जो है 95% नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलके, बल्कि ज्यादा ही 78 और 21, तो 99% जो है ये दोनों मिलके बनाते हैं। अब इसमें जो मैंने दिखाने की कोशिश की है कि उसमें नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स है, कार्बन डाइऑक्साइड है। अब चलिए एक काम करते हैं, इसका कुछ कैलकुलेशन करके देखते हैं। इसके अंदर मैं मान के चलता हूं कि नाइट्रोजन के 17 मॉलिक्यूल्स है, ऑक्सीजन के 8 है, कार्बन डाइऑक्साइड के 12 है, हाइड्रोजन के 2 है। अगर मैं इनका सबका टोटल करता हूं तो ये 778 करके आता है, यूनिट आता है। अभी मैं एक काम करता हूं, एक मॉलिक्यूल को, नाइट्रोजन के एक मॉलिक्यूल को पानी के मॉलिक्यूल से बदल दें। ह्यूमिड एयर क्या होता है? मींस वाटर मॉलिक्यूल्स आर मोर प्रेजेंट देयर, कंटेंट में पानी थोड़ा सा आएगा। अब देखिए क्या हुआ, मैंने 17 की जगह नाइट्रोजन का 16 मॉलिक्यूल कर दिए। अब मैं 16 के हिसाब से कैलकुलेशन कर रहा हूँ। ऑक्सीजन मैंने बदला नहीं है, कार्बन ऑक्सीजन के बाद में आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं बदला है, हाइड्रोजन नहीं बदला। एक पानी का मॉलिक्यूल जिसका कि मॉलिक्यूलर वेट 18 होता है, वो हमने इसमें ऐड कर दिया। अब दोबारा जब कैलकुलेशन करते हैं, यानी हमने 28 की जगह 18 का ऐड किया, तो हमारा 768 हो गया। चलिए दोबारा से एक ट्राई करके देखते हैं, सेम 778। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ में बदलता हूं, रिप्लेस करता हूं, तो क्या होगा? अब जो वेट है वो 764 हो गया। पहले 778 था, अब 764 हो गया। दोनों ही केस में आपने देखा, चाहे वो आप नाइट्रोजन को बदलें या आप ऑक्सीजन को बदलें, दोनों का वेट एक्चुअल एयर से कम होता है। तो जब हम पानी का मॉलिक्यूल ऐड करते हैं तो भारी कैसे होता है? ये थोड़ा सा सोचने की बात है मैथमेटिक्स में। ये तो हम जानते हैं कि भारी होता है, या हम इसको डेंसिटी के टर्म्स में कहें। डेंसिटी तो आप जानते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम। इसका मतलब यह है कि जब वॉल्यूम बढ़ेगा और उसके अंदर मॉलिक्यूल्स कम होंगे तो आपका डेंसिटी चेंज होगा। और हम क्या हम इसको वेट के बारे में, ये हम बहुत सारा करते हैं ये गड़बड़। जैसे हम अपना वेट बताएंगे तो हम तो कभी भी हम बोलते केजी करके, क्या इतना केजी है, क्या वो वेट है? ये कॉमन, थोड़ी सी कॉमन चीज है, पर पार्लेंस में ऐसा बोलने में ये आता है। मास
और वेट दोनों डिफरेंट है, ये आप सभी जानते हैं। मास कांस्टेंट रहता है, वेट बदलता रहता है। तो ये भी एक बार एक क्वेश्चन है, समरी के तौर पे इस तरह का है कि ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन दे टुगेदर मेक more than 90%, it should be actually 90, almost 99%. So on an average, total weight of unit volume reduces with introduction of water molecule. As I have shown you mathematically also, कि जब हम मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल रखते हैं और एक दो रिप्लेस करते हैं तो उतने ही वॉल्यूम में ये हल्का होता है, मतलब वेट वाइज. So, hence humid air is lighter than dry air. I have put up some sign of exclamation. That is need to be questioned and right answer to be found. What we should say, denser, lighter or heavier, or in terms of weight. So that correct term should be used for that. What actually happens, we need to question and find out answer correctly for that. Now yeah, coming towards the end of this another experiment, which is inverted glass experiment. Again, let us see. This is experiment which you have all, I think, done also in your house itself and read in all your textbook, maybe at some point of time up to school level or even maybe 11th, 12th. They say very important notice or observation about this is generally it is said that glass should be completely filled with water, completely filled with water with no air bubbles, and then you put the cardboard on that, then you invert it, then it gets stuck, and the explanation is outside air pressure is set to oppose the weight of water in the inverted glass, and that remains there. But if I do it with some very tough hardcore, say glass, you take a glass sheet and try to do with glass, take an acrylic piece and try to cover it with that, something which is very hard. Maybe can we do it with a marble piece or a stone piece, which may be, or a aluminum piece, something which is flexible. You know, the most important part of this is something, say when cardboard, you are placing the cardboard, inverting, you are pressing it. Lot of explanation is given on that. When you are pressing, you are basically compressing it. So when you inverting, after then slowly you are removing your hand, what happens? Due to weight of the glass, the card will bulge a bit. When it bulges, small vacuum is created because it will try to expand, or some vacuum is created, and because of that vacuum, the pressure difference or the pressure gradient will be there between the two, outside and inside, and that is sufficient to hold the cardboard over there. So if I have something which is not compressible, which is not bulging, which is very hard, whether the experiment will happen. Second one, do it with half filled glass, then also it happens. It happens with half filled glass also. There is no need that why it should be completely filled. The explanations are clear. Try to do it with half filled also. It will happen. So try to change with different sheets, different covers. Then perhaps it will be, you will be able to know that whatever is written, why this completely word is mentioned, it is just by, it's a typographic error or deliberately, but it is continuing. So we can say just take some water in the glass, cover with this and try to invert that. How much vacuum you can create, that is something you need to think of. Okay. So that is the explanation. It happens with the pressure difference gradient because of the bulge. Some pressure gradient will be created because you know when something expands, volume will be more, pressure will be less. We know that Boyle's law. Everybody is aware about that. So same thing happens over there. Okay. So these are the some of the experiments. In fact, there are many more them which can be included, but the list will become much longer because generally. Lectures are 40 minutes. I have tried to summarize because in our schools and colleges, mostly children, they are tuned to about 40 minutes to 1 hour lecture. But still, there are a couple of more things and some stories which I would like to, in just few minutes, I would like to share. You know, many of the time we say, and still we say, sun rises exactly in the east and sets exactly in the west. How many of you are observing it continuously? You know, Uttarayan, Dakshinayan, and 23.5 degree, they completely
it changes exactly on east and exactly on west. It happens twice in a year. Perhaps you are all aware. When they are ecliptic and equator, when they are cutting together at one particular point, when sun is on that node, then we can say it is exactly on the east, or while setting also it is exactly in the west, because otherwise it will be away from that only. And that happens, once it happens in September, another day is in March, now next, which is coming. So days and night, longer and small, shorter, they keep on accordingly, depending upon the position of sun. So another one, there are 7 colors in rainbow. We still say कि 7 रंग उसके अंदर होते हैं, पर आज कंप्यूटर, बिकॉज नाउ कंप्यूटर का एज है, कंप्यूटर में तो आप जानते हैं बहुत सारे कलर्स हम उसके, अब उनकी शेड के बारे में बात करें. So should we continue with those 7 colors? We say there are not 7 colors, there are bands, and there are hundreds and hundreds of shades. You can that RGB component, and you can have multiple from 0 to 255, 0 to 255, and you can say 64,000 or so, or rather millions of color. If an object is at rest, there are no forces acting on it. Generally we say, but it is not. It is in equilibrium. Even if something is at rest, it is not with zero force. There is gravity acting on it. There is normal reaction force acting on it. So when they are balancing, it is total net force is zero. It is not that no force is acting. Something like when we go to the space, they say it is zero gravity. It is not zero gravity. It's not zero gravity. So there are some certain things, perhaps in science, when we are using them, invariably we may need to be cautious about that. Another one is gamma rays, X-rays, visible light, microwave. They are not different entities. I have used, I think, this term electromagnetic spectrum. They are part of the same electromagnetic spectrum. They are electromagnetic waves. Any quantity can be measured as accurately as one wants, which is not, Heisenberg uncertainty principle and the quantum mechanics. They never allow you. So we should not say that also. This is very interesting story. Ben Franklin, Benjamin Franklin, the kite experiment, they say that clouds are having charge, and that Benjamin has done an experiment. He was flying a kite, and when he got shocked. But the fact of matter is, when the kind of voltage during the lightning we have, or we have noticed, that is, I think, almost to the millions of volt. And if that would have happened, perhaps Benjamin would not have been alive to tell you what has happened to him. We have come across this kind of news when, particularly during monsoon season, and when there are some storms coming. Sometimes this happens, lightning strikes many people, sometimes on trees, sometimes on vehicles. So it is not. He has done that experiment. Some metallic objects were connected to that. They were sent to the same cloud with the thread, and they got charge accumulation, brought back, and then find out that they can produce some spark. That's how he was able to prove that there are some charge among the clouds. So that is the story, but it is still continuing कि उनको बड़ा झटका लगा था, और झटका लगने से उन्होंने बताया कि भाई बादलों में चार्ज होता है या बिजली होती है, उसकी वजह से उनको, क्योंकि करंट लगता तो शायद बताने के लिए पॉसिबल नहीं होता. So that is all I think I have for today. This misconception in science. There are many more. Those who are interested, they should explore further what can be different things. I wish you all, because it is part of National Science Day celebration from Agarwal College of your institute, and from our side also, a very, very happy National Science Day, which is just one day ahead from this. So thank you very much for giving this opportunity to me. If any questions are there, we may take up at this. I think it's 45 minutes already. Sir. Thank you very much, Rastogi. Is there any question from faculty or the students? They are free to ask. Yeah. Some time is given to them. They may ask. And any of my colleagues. If you want, sir, I can share. You can give me your email ID. I can share the presentation,
You can share it all along. In fact, it can be spread among other students as well. You people can also use it. Okay, that you can do later also, dear students and the faculty members. And I, on behalf of Science Forum, welcome and pay my thanks to Mr. Umesh Kumar Rastogi ji for this nice lecture on misconceptions in science. Okay, and as I used to say that कि हमने जब भी अपने ज्ञान से कुछ जानना है तो अपनी अज्ञानता को ही जानना है. मैं ये बात अपने स्टूडेंट्स को कई बार कहा करता हूँ कि अगर हमने अपने नॉलेज से कुछ जानना है ज्ञान से तो अपनी अज्ञानता को जानना. तो ये लेक्चर बिल्कुल उसी पर था. अगर हम अपने मिसकंसेप्शंस को ही जान गए तो ये समझ लेना कि हमने बहुत कुछ समझ लिया है, जान लिया है. So all these misconceptions which were discussed by Mr. Rastogi, they are really very thoughtful to all of us. And one of the misconception which was discussed here about the range of the waterfall from the three orifices that we used to teach in classes, and also we teach there that the time taken by the water to empty the tank first half and the next half. And students, really there is a misconception that the water from the bottommost will take the longest range. So thank you very much about this. And the another one, ice melts under pressure. Sir, एक चीज है कि देखिए जब लेक्स या ओशियंस जहाँ बहुत कम टेम्परेचर होता है फ्रीज कर जाती हैं. लेक्स, कश्मीर में लेक्स हैं वो फ्रीज कर जाती हैं, बिल्कुल जम जाती हैं, और उस पर फिर हम अपने वहां जाकर के पिकनिक मनाते हैं, झूलते हैं. तो जो उस लेक के नीचे जीव जंतु हैं उनका क्या होता है? क्या वो मर जाते हैं? नहीं, वो तो नहीं मरते नहीं. देखो वो तो बचते हैं, क्योंकि आप तो मतलब खुद जानते ही हैं कि केवल ऊपर ही बर्फ रहती है, नीचे तो नहीं. और वो जो 4 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट है बड़ा अच्छा है कि भाई लाइट हो जाती है तो वो केवल ऊपर ही जमता है, नीचे तो जमती नहीं है. नीचे तो जमते ही नहीं. मतलब नेचर ने कितना गजब का कंट्रोल कर रखा है. हाँ, ये दैट्स व्हाट. ऊपर जमती है और नीचे नहीं जमती है. और ये हमारे लिए जमती है ताकि हम जाकर के अपना पिकनिक में, और नीचे के जीव जंतु सारे के सारे सेफ रहते हैं. उसी तरह बिल्कुल अभी सर ने कहा कि जैसे एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो हम कह देते हैं कि नो फोर्स इज देयर. ये बड़ा मिसकंसेप्शन है. हम ये तो कह सकते हैं कि नेट फोर्स इज जीरो देयर. नो नेट फोर्स इज देयर. तो नेट भूल जाते हैं, बाकी हम ये कह देते हैं कि वहां फोर्स नहीं है. तो ऐसे छोटे छोटे मिसकंसेप्शंस हैं जो सर हमसे डिस्कस कर रहे थे. और मैं ये कहता हूं कि अगर क्लास में हम इन मिसकंसेप्शंस को ही दूर कर दें तो लगेगा कि हमने बहुत सारा ज्ञान बच्चों को दे दिया. आपके इस लेक्चर से सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि ये लेक्चर स्टूडेंट्स लेवल पर था. बिल्कुल बहुत बढ़िया इंटरेस्ट इसी से पैदा होता है. ये नहीं था कि कोई रिसर्च पेपर था और आपने आकर के यहाँ रीड कर. वी आर हैप्पी विद दिस लेक्चर. हमें लगता है कि इस तरह के लेक्चर हमें कंटिन्यू करने चाहिए, क्योंकि जो साइंस जो हमारा बेसिक मोटो है कि स्टूडेंट्स को बेसिक साइंस समझ में आनी चाहिए. सो आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू सर. और सबसे बड़ी बात ये है कि when I came to know that you are one of us, आप इसी रीजन से बिलोंग करते हैं, यहीं से आपकी एजुकेशन रही और इतने बड़े जगह पर आप पहुंचे हैं, ये हमारे लिए सबके लिए मान सम्मान और गौरव की बात है. कृष्णकांत सर हमारे सीनियर थे सर, मतलब एमएससी में वो हमारे सीनियर थे और हम लोग बहुत समय साथ ही बिताए. हाँ, that I came to know. अभी आपके हमारे साथ आपके सीनियर टू सीनियर भी हमारे साथ हैं, डॉक्टर अजीत सिंह यादव. He is with us. He is my colleague here. Okay. You might be knowing Dr. Ajit Singh. Yeah, I have heard about him. I think मैं एक दो बार मिला भी हूँ उनसे वहाँ. हाँ, मिले भी होंगे आप. तो ये बड़ा अच्छा लगा कि हम अपने पुराने साथियों से मिल रहे हैं, और आपकी इस पोजीशन को देख करके हमें बड़ी खुशी है कि आप क्यूरेटर जी के रूप में बड़ा अच्छा काम वहाँ पर कर रहे हैं. हमारे स्टूडेंट्स के लिए आप एक गाइड का भी काम करेंगे, क्योंकि जब वो देखते हैं कि हम में से ही कोई हमारा साथी इतनी अच्छी पोजीशन पर पहुंचता है तो हम भी वहां जा सकते हैं. हम आपसे जरूर दोबारा मिलना चाहेंगे, आपकी इस गाइडेंस का फायदा उठाना चाहेंगे जो आज. जरूर सर, आप हमारे वेबसाइट और नेहरू साइंस सेंटर का ये आप देख सकते हैं. अगर कभी भी कोई किसी किस्म की सहायता या कुछ भी ऐसा रहे तो आप हमें कभी भी बता सकते हैं. हमारा तो काम ही है बच्चों तक और साइंस पॉपुलराइजेशन ही करने का, ये हमारा मैंडेट है सरकार का भी कि ज्यादा से ज्यादा लोग सीखें और जुड़े. तो जब भी आप चाहें हमें तकलीफ दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है, हम सही जगह पहुंचे हैं. हम प्रिंसिपल साहब ने हमें
बिल्कुल राइट पर्सन से मिलाया। मैं प्रिंसिपल साहब का, अपने बाकी सभी कुलीग का, स्टूडेंट्स का धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने इस टॉक को सक्सेसफुल किया। एंड वंस अगेन वेरी वेरी थैंकफुल टू यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, नमस्कार। नमस्कार। Now we may end this.